Live everyone, a very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn Neat by श्री चैतन्या। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे। और आज हम 12th की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। आज आपके अंदर थोड़ी ज्यादा ऊर्जा मुझे फील होनी चाहिए क्योंकि कल आपकी आंसर की आ चुकी है एंड सारे बच्चे अपने आंसर्स को मैच भी कर चुके हैं। आपकी खुद की OMR शीट भी आ गई है, प्लस जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी अपलोड हो चुकी है एनटीए की वेबसाइट पे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे बच्चों ने सारा मैच तो कर ही लिया होगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके मार्क्स कम है, ये साल आप अच्छे से व्यतीत करना चाहते हो, लगाना चाहते हो अपना नीट 2024 को फोड़ने में, तो हमें शुरुआत करनी होगी अभी से ही क्लासेस की। MBI आपका चल रहा है मॉर्निंग की क्लासेस में। MBI में मैं आपको करा चुकी हूं पहला टॉपिक विच इज द DNA। उसके बाद सेकंड टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है थर्ड टॉपिक की। गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा, हेलो आशीष कुमार। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट एवरीवन, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, अपने इंस्टा पे, हर कहीं जल्दी से शेयर कर दो। अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, श्री चैतन्य में आपके टॉपर्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक फर्स्ट रैंक होल्डर ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 715 मार्क्स लेके आएंगे, जो 710 मार्क्स लेकर के आएंगे। तो इतने सारे बच्चे एक ही जगह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब सब बच्चों का, सारे बच्चे लाइक माइंडेड लोग हैं और वो एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक दूसरे का म्यूचुअलिज्म के तहत अच्छाई होती रहती है और सबका स्कोर आपका आगे बढ़ता रहता है। गुड मॉर्निंग माहिरा खान, गुड मॉर्निंग। तो भाई MBI, which is your molecular basis of inheritance, has proven itself to be the most important topic of genetics. Reason being, 2022 का पेपर उठा लो, 7 से 8 क्वेश्चन, 23 का पेपर उठा लो, 2023 में तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही है, एक ऐसा क्वेश्चन आया था which was very easy and वो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन था। आधारित ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन क्या था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस साल भी रिपीट हुआ था, वो भी मैं आपको समझाऊंगी सेशन के लास्ट में। गुड मॉर्निंग अरुण, गुड मॉर्निंग माहिरा खान। तो थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करें चैट बॉक्स में फटाफट से एंड ये सारे बच्चे सेशन को शेयर भी करें। और हम शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले विद दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉपिक विच इज द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैं आपको एकदम स्टोरी के जैसे समझाऊंगी मेरे प्यारे बच्चों। बड़ी सुंदर सी कहानी पढ़ाते हुए मैम आपको समझाएंगी, ठीक है? हाँ जी, बड़ी सुंदर सी कहानी आपको बताई जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं उस टाइम से जब आपका DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको समझा नहीं गया था। अगर हम बात करें 90s की, तो 1900 की, तो उस टाइम पे ना आपका DNA, RNA, प्रोटीन सारे ही ऐसे मॉलिक्यूल थे जिसके ऊपर रिसर्च हो रहा था कि यार DNA एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको जेनेटिक मटेरियल के जैसे नवाजा जाए, या RNA है या प्रोटीन है। सभी साइंटिस्ट के अपने अपने तथ्य थे। किसी साइंटिस्ट का मानना था कि यार प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल। वे जेनेटिक मटेरियल से नवाजा जाना मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी मॉलिक्यूल के लिए। तो वो मॉलिक्यूल भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो इस माइंडसेट से कुछ साइंटिस्ट का मानना था दैट इट शुड बी द प्रोटीन मॉलिक्यूल व्हिच इज योर जेनेटिक मटेरियल। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि यार प्रोटीन नहीं, प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक है, DNA या RNA में से ही कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। तो सभी साइंटिस्ट अलग अलग डायरेक्शन में स्टडी कर रहे थे, इसीलिए बहुत लंबा टाइम लग गया ये जानने में, ये पहचानने में कि जेनेटिक मटेरियल का एक्चुअल में बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या है। क्या वो DNA है, क्या वो RNA है, या वो प्रोटीन है। तो इस डायरेक्शन में शुरुआत करी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था ग्रिफिथ सर। शुरुआत करी ग्रिफिथ सर ने। कब शुरुआत करी बच्चों? इन्होंने शुरुआत करी 1928 में। ग्रिफिथ सर ने दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये क्या होता है बच्चों? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? किस ऑर्गेनिज्म पे किया गया था? तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था, इट वाज परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर किया गया था। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है। और ये जो बैक्टीरिया है मेरे बच्चों, जी नहीं, आदर्श, सुनील, दुबे, दुबे जी, तीन तीन नाम रख लिए आपने, आदर्श नाम है, सुनील नाम है कि दुबे नाम है, दुबे जी बुलाऊंगी मैं आपको। तो माइस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट क्या चूज करा गया था? दैट वाज अ बैक्टीरियम व्हिच वाज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नंबर वन बात, माइस में इंजेक्ट किया गया था। माइस में इसका रिजल्ट चेक किया गया था कि जब आप इसको इंजेक्ट करते हैं तो माइस की डेथ हो रही है या माइस सर्वाइव कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही था। ठीक है दुबे जी। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ना दो स्ट्रेन पाई जाती है, दो स्ट्रेन पाई जाती है। तो ग्रिफिथ साहब ने कहा कि यार हम इन दोनों स्ट्रेन के ऊपर वर्कआउट करके देखते हैं कि इस दोनों स्ट्रेन को जब हम माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या वो निमोनिया कॉज कर रहा है या नहीं कर रहा। नेचुरल सी बात है, अगर निमोनिया कॉज करेगा तो माइस की डेथ हो जाएगी, और नहीं करेगा तो माइस हैप्पी गो लकी सरवाइव करेगा। ठीक है, यही कहानी है। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। तो भाई आपका एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन, दो डिफरेंट स्ट्रेन्स ली गई, किसकी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की। इंजेक्ट किया गया किसमें? माइस के अंदर। तो कौन कौन सी दो स्ट्रेन थी? अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, वी हैव टू स्ट्रेन, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। अब इसको मैं आर किसी रीजन से बुलाती हूं, इसको मैं एस भी किसी रीजन से बुलाती हूं। एस का मतलब हुआ मेरे बच्चों स्मूथ, एस फॉर स्मूथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है इसके बाहर में पॉलीसेकेराइड की कोटिंग प्रेजेंट है जो इसको बड़ा ही स्मूथ सी अपीयरेंस देता है। तो दिखने में जो स्मूथ सी अपीयरेंस लग रही है दैट विल बी एस स्ट्रेन। और वो स्मूथ अपीयरेंस क्यों है? बिकॉज वी हैव द पॉलीसेकेराइड का कोटिंग जो कि उसको स्मूथ सा अपीयरेंस दे रहा है। लेकिन इस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग के ऐड होने से कुछ एक्स्ट्रा चीज आती है इस बैक्टीरिया में या नहीं आती है? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, कुछ एक्स्ट्रा चीज आएगी या नहीं आएगी? तो आंसर इज यस। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? देयर इज द विरुलेंस फैक्टर। विरुलेंस फैक्टर मतलब अगर पॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट है तो वो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विल बी विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब ये हुआ कि ये इंफेक्शन कॉज करेगा। इंफेक्शन कॉज करेगा मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म में इंफेक्शन कॉज हुआ उसकी तो डेथ हो जाएगी। क्या होगा उसके साथ में? उसकी तो डेथ हो जाएगी। एम आई क्लियर? आती है, दुबे ने बोल दिया कि हाँ जी बिल्कुल आती है। ठीक है, तो वी हैव फर्स्ट स्ट्रेन जिसको कि आपने एस स्ट्रेन कहा। एस ओवर हियर रेफर्स टू स्मूथ कॉलोनीज, मतलब आपका विरुलेंस फैक्टर विल बी देयर। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ पॉलीसेकेराइड की लेयर जो प्रेजेंट है जो कि विरुलेंस कॉज कर रही है। ऑन द अदर हैंड वी हैव रफ कॉलोनीज जहां पे पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं प्रेजेंट है, तो दिखने में आप देखो थोड़ी रफ सी अपीयरेंस होगी। अगर पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं है मतलब विरुलेंस फैक्टर भी क्या होगा? बोलो मैम, नहीं होगा। तो ये अगर विरुलेंट नहीं है तो क्या ये निमोनिया कॉज करेगा? बोलो मैम, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेन है जिसका अगर हम इन्फेक्शन कराएं माइस में तो उसमें निमोनिया कॉज नहीं होगा। माइस विल बी हैप्पी गो लकी, स्माइल करता हुआ बड़े आराम से वो घूमता रहेगा। एम आई क्लियर इन दिस थिंग? Am I clear to all my kids out there? Do let me know in the chat box right now. Am I clear, everyone? Do let me know in the chat box. Everyone, come on, come on. Yes, clear है? तो भाई आपकी दो स्ट्रेन है, we have S, we have the R strain, right? अब चलते हैं अपने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे। कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैं आपको समझा देती हूं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए। जस्ट अ सेकेंड, दिस वाज द स्लाइड। ऑलराइट, हाँ जी, थोड़ा सा यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं अपने लिए, है ना? अपने लिए स्पेस बनाना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। मुझे बताना ये कलर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन को लिया, एक्सपेरिमेंट को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, मतलब 4 पार्ट्स में करके देखा।
सबसे पहले इन्होंने एस स्ट्रेन को लिया। हमें पता है एस स्ट्रेन का मतलब है कि ये स्मूथ कॉलोनीज बनाएगा, मतलब पॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट है, मतलब विरुलेंस फैक्टर को कॉज करेगा। तो अगर मैं एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करूंगी माइस में तो रिजल्ट विल बी उस माइस की डेथ हो जाएगी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो एस स्ट्रेन को मैंने इंजेक्ट कर दिया जी माइस में, इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो माइस था इसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे और ये डेड हो गया, और ये डेड हो गया। यही होगा बिकॉज एस स्ट्रेन के अंदर आपका विरुलेंस फैक्टर प्रेजेंट है। यस, निमोनिया कोज करेगा, माइस की बेचारी की डेथ हो जाएगी। एम आई क्लियर? भाई अगर ड्राइंग तुम्हारे को उतना अपीलिंग नहीं लग रही हो माइस को, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। इंटेंट पे ध्यान देना, ठीक है? ये मरा हुआ चूहा है, इतना तो समझ आ रहा होगा। ये जिंदा चूहा है, ये मरा हुआ चूहा है। तो ये जो चूहा था जो बहुत ही खुश था, बहुत ही खुश था, जैसे इंजेक्शन हुआ एस स्ट्रेन का ये बहुत ही दुखी हो गया क्योंकि इसकी हो गई डेथ। नंबर 1 क्लियर? नाउ ग्रिफिथ साहब ने दूसरी स्ट्रेन को भी चूज किया था, विच वॉज योर आर स्ट्रेन। अब आर स्ट्रेन के अंदर आपका पॉलीसेकेराइड की लेयर एब्सेंट होती है, मतलब ये रफ कॉलोनीज देगा, मतलब विरुलेंस फैक्टर आपका खत्म होगा यहाँ पे। तो अगर आप इसको इंजेक्ट करते हैं तो माइस सरवाइव करना चाहिए या डेड होना चाहिए? बोलो मैम विरुलेंस फैक्टर ही नहीं है, निमोनिया ही नहीं कॉज करेगा, तो माइस तो सरवाइव करेगा, माइस विल बी हैप्पी गो लकी। बता दो चैट बॉक्स में, बता दो। तो सेकेंडली इन्होंने क्या किया, अपनी आर स्ट्रेन को लिया जिसकी की रफ कॉलोनीज थी, उसको इंजेक्ट कराया गया माइस के अंदर, एंड माइस अभी भी हैप्पी है। इंजेक्शन के बाद भी माइस वॉज हैप्पी गो लकी, क्योंकि वो तो सरवाइव कर रहा था, क्योंकि वो तो सरवाइव कर पा रहा था बड़े अच्छे से। ठीक है, ये दोनों बातें तो हमें भी पता है। उसके आगे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं मैम, तो थोड़ा कुछ पता चलेगा। अब उसके आगे एक्सपेरिमेंट में ये हुआ, ग्रिफिथ सर ने कुछ कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया। उन्होंने ये सोचा कि यार जो एस स्ट्रेन है उसी में ही विरुलेंस फैक्टर है, अगर मैं उस एस स्ट्रेन को हीट किल कर दूं, अगर मैं उसको हीट किल कर दूं, मतलब क्या उसका विरुलेंस फैक्टर खत्म होगा या नहीं होगा, जरा देख लेते हैं। अगर फैक्टर खत्म हो गया तो आपका माइस जो है वो सरवाइव करेगा, और अगर विरुलेंस फैक्टर खत्म नहीं हुआ तो माइस आपका डेड रहेगा। तो एज एन एक्सपेरिमेंट इन्होंने थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट को लगाया, जिसमें इन्होंने हीट किल्ड, जिसमें इन्होंने एस स्ट्रेन को ही लिया और उसको हीट किल कर दिया, उसको हीट किल कर दिया। अब हीट किल करने के बाद माइस को दिया गया, तो ऐसा एंटिसिपेट करा कि यार हीट किल करने से इसके अंदर जो विरुलेंस फैक्टर है वो खत्म हो जाना चाहिए, और जैसा एंटिसिपेट किया वैसा ही पाया। माइस को हमने देखा कि यार ये जो माइस है ये तो आपका हैप्पी गो लकी ही है, ये सरवाइव आपका कर रहा है इस थर्ड नंबर केस में। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एम पॉलीसेकेराइड में ऐसा क्या है जो माइस को डेथ कर रहा है? बेटा पॉलीसेकेराइड में विरुलेंस फैक्टर है जो कि डेथ कॉज कर रहा है, उस पॉलीसेकेराइड की वजह से निमोनिया कॉज हो रहा है, वो विरुलेंस फैक्टर की वजह से निमोनिया कॉज हो रहा है। तो इट्स नॉट द पॉलीसेकेराइड जो डेथ करा रहा है, इट इज निमोनिया जो डेथ करा रहा है। एम आई क्लियर? दोनों बातों में डिफरेंस है। निमोनिया की वजह से डेथ हो रही है माइस की, पॉलीसेकेराइड की वजह से डेथ नहीं हो रही है। राइट? ये थर्ड वाला पार्ट क्लियर है? यस। तो जो एंटिसिपेट किया वैसा ही मिला। अब ग्रिफिथ साहब ने कहा कि यार कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अगर मैं एस स्ट्रेन को हीट किल कर दूं, नंबर 1, और एस स्ट्रेन को हीट किल करने के बाद मैं उसको आर स्ट्रेन से मिक्स कर दूं, एंड देन मैं माइस में इंजेक्ट कराऊं, अब देखते हैं क्या होगा। तो भाई इन्होंने एंटिसिपेट किया, जब मैंने आर स्ट्रेन से इंडिविजुअली माइस को इन्फेक्ट कराया तो माइस सरवाइव कर रहा था, जब मैंने एस स्ट्रेन को हीट किल करके माइस को इंजेक्ट कराया तो भी माइस सरवाइव कर रहा था। तो इनको उतना गणित तो आती नहीं है, इन्होंने कहा यार दोनों ही केस में माइस सरवाइव कर रहा था, तो दोनों को अगर मैं मिक्स करके दूंगा तो भी तो मेरा माइस को सरवाइव ही करना चाहिए। फोर्थ नंबर एक्सपेरिमेंट आया समझ? गौरव यादव, दुबे साहब, फोर्थ नंबर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि यार अगर मैं एस स्ट्रेन हीट किल दे रहा हूं माइस को तो माइस सरवाइव कर रहा है क्योंकि वो विरुलेंस फैक्टर खत्म हो गया है, और अगर मैं आर स्ट्रेन दे रहा हूं तो भी मेरा माइस सरवाइव कर रहा है। तो व्हाट इफ मैं इन दोनों को मिक्स करके दे दूं?
अगर ये दोनों को मैं मिक्स करके देता हूं तो लेट्स फाइंड आउट कि माइस सर्वाइव करेगा या डेड होगा। इंडिविजुअली दोनों में माइस सर्वाइव कर रहा था, बट जैसे ही मिक्स करके दिया माइस की तो बच्चों मेरे डेथ हो गई, माइस की डेथ हो गई, डेड। ग्रिफिथ को बड़ा सरप्राइजिंग लगा ये कि यार ऐसा कैसे हो गया, इंडिविजुअली तो सरवाइव कर रहा बट मिक्स कर डेड हो गया। तो ग्रिफिथ साहब ने कहा कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है ये खुद तो विरुलेंट नहीं रहा, बट इसने कुछ तो ऐसा ट्रांसफर किया है आर स्ट्रेन में जिसकी वजह से योर आर स्ट्रेन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एस स्ट्रेन। तो इन्होंने ये कहा कि देयर इज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल व्हिच हैज बीन अकर, जिसकी वजह से आपका आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है। आर स्ट्रेन वैसे नॉन विरुलेंट है, एस स्ट्रेन हीट किल्ड भी नॉन विरुलेंट है, बट एस स्ट्रेन के पास में विरुलेंस का फैक्टर तो प्रेजेंट है, पॉलीसेकेराइड की लेयर तो प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस स्ट्रेन है उसने अपने पॉलीसेकेराइड की लेयर को, अपने विरुलेंस फैक्टर को आर स्ट्रेन में ट्रांसफर कर दिया है, एंड दैट इज द रीजन ये जो आपका माइस है वो डेड हो गया है। तो इन्होंने ये समझा कि भाई जो आर स्ट्रेन थी मेरी that has been transformed into the S strain, वो जो R है वो S में ट्रांसफॉर्म हो गई है। क्यों हुई है, कैसे हुई है नहीं पता, क्या बायोकेमिकल ट्रांसफर हुआ है, डीएनए हुआ है, आरएनए हुआ है, प्रोटीन हुआ है, इन्हें कुछ नहीं पता, बट हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये फॉर श्योर है। एम आई क्लियर? तो ग्रिफिथ सर ने ये 4 एक्सपेरिमेंट के तहत ये प्रूव किया दैट देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन हैपनिंग ओवर हियर। जो आपका आर स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है इनटू योर एस स्ट्रेन। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? Yes or no in the chat box? Am I clear? कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैं वापस से दोहरा रही हूं, ग्रिफिथ सर ने ये प्रूव नहीं किया था कि क्या बायोकेमिकल नेचर है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। इन्होंने हमें सिर्फ इतना समझाया कि देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज हैपनिंग, कुछ कन्वर्जन हो रहा है, आपकी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो पाई है क्योंकि एस स्ट्रेन ने कुछ उसमें फिल कर दिया है। बट वो क्या फिल किया है, वो डीएनए है, वो आरएनए है, वो प्रोटीन है, देयर इज नो आइडिया अबाउट इट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो बड़े लंबे समय तक ये मिस्ट्री चलती रही कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या केमिकल इन्वॉल्व था, एंड फाइनली किया गया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय कलेक्टिवली 3 साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट आए आपके एवरी मैक्लियोड मैकार्टी। कब आए? 1944 में। 1929 के बाद में 1944 में जाके ये प्रूव कर पाए, और इसको भी माना नहीं गया, समझा नहीं गया, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ठीक है बच्चों? आप सोचो कितना लंबा समय लग गया कि एक्चुअल में वो क्या मॉलिक्यूल था। अब एवरी मैक्लियोड मैकार्टी को लगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था ना उसी को ही थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं, हम एक्सट्रैक्ट आउट करना शुरू करते। इस टाइम तक थोड़ा एडवांसमेंट भी हो गई थी, एडवांसमेंट से हम डीएनए आरएनए प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट भी कर पा रहे थे, हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट थे, बीट प्रोटीएजेस, बीट आरएनएज, बीट डीएनएज, ये सारे एंजाइम भी हमारे पास आ चुके थे। तो इस टाइम तक इनको ये समझ में आ गया था कि भाई इस एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, एंड लेट्स फाइंड आउट कि जो फाइनल एक्सपेरिमेंट में, जो 4th एक्सपेरिमेंट में हमें एस स्ट्रेन मिली है उसको आइसोलेट करके देखते हैं, उसमें ऐसा क्या केमिकल निकल के आता है, उसमें डीएनए निकल के आ रहा है, उसमें आरएनए है या उसमें प्रोटीन है, बिकॉज एक्चुअल फाइट तो ये 3 के अंदर ही थी। ठीक है मैम? प्रतीक्षा पूछ रही मैम अगर हम लोगों ने माइस की जगह लिया होता तो रिजल्ट डिफरेंट आता क्या? प्रतीक्षा भाई एलन, अभी मैं न्यूज सुन रही थी कल परसों प्रतीक्षा कि एलन मस्क सर को परमिशन मिल गई है कि वो ह्यूमन ट्रायल्स भी कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो ये माइस है वो ट्रायल का ही पार्ट है, उस पर ट्रायल ही किया गया है। एक्चुअल में तो हमें रिजल्ट आपके स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का ही देखना है, एक्चुअल में तो हमें एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के ऊपर ही स्टडी करनी है ना। तो माइस को तो
एज अ सैंपल यूज करा जा रहा है, यहाँ पे ट्रायल्स के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप पढ़ते हैं आगे चल के बायोटेक में भी कि कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स के ऊपर आपके ह्यूमन ट्रायल्स भी होने शुरू हो चुके हैं। पहले एंटीबायोटिक्स को माइस पे ट्राई कराया जाता है, रैट्स पे ट्राई कराते हैं, अगर लगा कि हाँ ये सही है तो ह्यूमंस पे भी उसको ट्रायल देना शुरू कर दिया है ताकि उसके इम्पैक्ट को देखा जा सके। तो बेसिकली इम्पैक्ट को देखने के लिए उसको यूज किया जा रहा है और कोई उसका ऐसा वो नहीं है जिससे कि आप उसको चेंज कर पाए अपने एक्सपेरिमेंट के प्रोस्पेक्टिव को, ठीक है। चलो सुपर प्रतीक्षा। तो बच्चों हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को कैसे हमने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। तो जो आपका लास्ट में हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया था जिसने आर स्ट्रेन के साथ में हमने मिक्स कराया, तो एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने दो तरीके के एक्सपेरिमेंट को लगाया। वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइसोलेट किया 3 बायोकेमिकल्स को, डीएनए को भी, आरएनए को भी एंड प्रोटीन को भी, क्योंकि यही 3 दावेदार थे कि भाई क्या तो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, या आरएनए है, या प्रोटीन है, यही 3 दावेदार थे। आइसोलेट करने के बाद इन्होंने इंजेक्ट कराया इसको आर स्ट्रेन में। तो जब इसको आर स्ट्रेन में इंजेक्ट कराया तो इन्होंने ये महसूस किया कि यार जब मैं डीएनए को इंजेक्ट कराता हूं तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। उस केस में तो जो आपका माइस है वो डेड हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। बट अगर मैं आरएनए को इंजेक्ट कराता हूं तो देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, एज वेल एज जब मैं प्रोटीन को इंजेक्ट कराता हूं देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के केस में ही ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट से एनिग्मा ये समझ में आया, गुड आफ्टरनून बेटा, कि इट इज योर डीएनए which is responsible to convert your R strain into the S strain। जो विरुलेंस फैक्टर को ऐड किया गया है that is your DNA, वो आपका डीएनए ही है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्कआउट कर रहा होता है। एक तो ये एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा इन्होंने क्या किया, एंजाइम्स को आइसोलेट कर लिया। कौन से एंजाइम मैम? इन्होंने आइसोलेट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों डीएनएस को नंबर 1, आरएनएस को नंबर 2 एंड प्रोटीएस को नंबर 3। अब आप देखिए इन्होंने क्या किया। जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था मेरे बच्चों जिसमें इन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन को मिक्स करके माइस में इंजेक्ट कराया था। एक बार तो इन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड आर स्ट्रेन के साथ में प्रोटीएज को डाल दिया। जैसे ही प्रोटीएज को डाला, प्रोटीएज इज एन एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो अगर प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्कआउट कर रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बट रिजल्ट ये देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब प्रोटीन तो रेस से बाहर हो गया। मेरी बात समझ आई तुमको? मेरी बात समझ आई? जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था जिसमें एस स्ट्रेन हीट किल के साथ में आर स्ट्रेन को रखा गया और हम चेक कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, तो पहली बार हमने प्रोटीएज को ऐड करके देखा। प्रोटीएज को ऐड किया मतलब ये आपके प्रोटीन को खा जाएगा, ये आपके प्रोटीन को खत्म कर देगा। जब इसने प्रोटीन को खत्म कर दिया तो देखा गया कि यार ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, ठीक है। देन आरएनएज, गौरव मेरे को 1 सेकंड दे दें। आरएनएज सेम चीज उन्होंने क्या किया, वी हैव एस स्ट्रेन हीट किल्ड एंड आर स्ट्रेन, आरएनएज को ऐड कर दिया। अब आरएनएज तो सिर्फ आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, आरएनए हो गया खत्म। तो अगर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा होता उस केस के अंदर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आपकी आर स्ट्रेन कन्वर्ट नहीं हो सकती थी एस स्ट्रेन में, बट वो कन्वर्ट तो हुई। आरएनएस डालने के बाद भी कन्वर्जन तो हुआ। फिर उन्होंने थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में डीएनए को डाला। अब हुआ चमत्कार, जैसे ही डीएनए को डाला, डीएनए इज एन एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। डीएनए हुआ डाइजेस्ट। अब ये देखा कि माइस तो सरवाइव कर गया, माइस की डेथ ही नहीं हुई, विच मीन्स देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हमने डीएनए डाला उस केस में आपका आर स्ट्रेन
एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुई मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब तो ये क्लियरली हमें ये समझा रहा है कि इट इज योर डीएनए विच इज एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल। ये आपका डीएनए ही है जो कि एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्कआउट कर रहा है। यस एवरीवन, एम आई क्लियर? गौरव का डाउट मैं भी ले रही हूं। ये दो एक्सपेरिमेंट के तहत आपका एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये हमें समझा दिया दैट द बायोकेमिकल नेचर of the transformation principle was your DNA. It is not RNA, it is not protein, however it is your DNA. कुछ भी डाउट है तो मुझसे प्लीज पूछो। मैं गौरव यादव का डाउट लेती हूँ। मैम, what are the most remarkable thing about Griffith experiment? राजेश जी इज वर्किंग ऑन दिस थिंग, इंटरनेट इश्यू पे। तो बच्चों थोड़ा धैर्य बनाए रखें अगर मेरी आवाज जा रही है। हाँ, यस, आई कैन सी माई सेल्फ, आई कैन सी माई सेल्फ। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल द किड्स आउट देयर? यस एवरीवन? Yes, can you all see me and hear me now? Yes, yes, can see me and hear me. Can you all see me and hear me now? Do let me know in the chat box. Yes, yes. भाई एक चीज तो मैं आपको बता दूं, जब भी मेरी क्लास में ना ऐसे इंटरनेट का इश्यू होता है, उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। ये पास्ट 4-5 इयर्स का रिकॉर्ड है मेरा। लास्ट 5 इयर्स से मैं ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ, तो ये रिकॉर्ड इस बार भी कामयाब रहेगा। तो इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लो बच्चों, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारा। ठीक है, और ये अभी से चाहे तुम पेपर लीक कर लो, 2024 में यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा जरूर बनेगा। ये ना रिकॉर्ड है मेरा, ठीक है। चलो थोड़ा रिवाइंड कर देती हूँ, हम क्या पढ़ाई कर रहे थे बच्चे। मैं आपको समझा रही थी कि ग्रिफिथ सर के एक्सपेरिमेंट के बाद में जो आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, ये साइंटिस्ट ने मिलकर के प्रूव किया दैट व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। तो जो बायोकेमिकल नेचर था बच्चे, दैट वाज डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, तीन मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही नेक टू नेक फाइट चल रही थी। और अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेरिमेंट इन्होंने प्रूव किया दैट इट इज योर डीएनए जो कि एज ए बायोकेमिकल मटेरियल आपका, एज ए जेनेटिक मटेरियल आपका यूज हो रहा है ना? क्लियर है आदर्श दुबे? ऐसा होता है, देख लेना तुम, है ना? पक्का से ऐसा होता है। चलो सुपर। तो इन्होंने दो तरीके से इस चीज अपनी बात को प्रूव किया। गौरव, हाँ प्लीज पूछो, क्या आप पूछना चाहते हो? यस मैम, क्लियर लिखा हुआ है। जो मेरे पास डाउट है, गौरव यादव प्लीज अपना डाउट पूछो बेटा, चैट बॉक्स में डाल दो डाउट। तो इन्होंने दो तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। पहला तरीका ये था, इन्होंने डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद आर स्ट्रेन में इंजेक्ट किया और फिर चेक किया कि कहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो जब डीएनए को इंजेक्ट किया गया आर स्ट्रेन में, तो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। आपके जो आर स्ट्रेन थी वो विरुलेंट में कन्वर्ट हो गई। जब आरएनए को इंजेक्ट किया गया तो आपके जो आर स्ट्रेन थी वो विरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुई। प्रोटीन को किया तो भी नहीं हुआ, which means it is your DNA which is acting as a genetic material, और डीएनए की वजह से ही आपका आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। जो दूसरा टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट था, दूसरा तरीका जिससे इन्होंने प्रूव किया, इन्होंने डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज, ये तीन एंजाइम्स को आइसोलेट कर लिया। नाउ जो प्रोटीएज है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा, जो आरएनएज है वो आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा, जो डीएनएज है वो आपका डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा। जो प्रोटीएज है आपका, जब इसको ऐड किया गया तो इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया। तो अगर प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्कआउट कर रहा होता तो उस केस में
जब हमने प्रोटीएज को ऐड किया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था, बट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, विच मीन्स प्रोटीन वो केमिकल नहीं है जो कि आप एज ए जेनेटिक मटेरियल समझ पाए। दूसरा, जब इन्होंने आरएनएस को ऐड किया तो आरएनएस ने भी आरएनए को डाइजेस्ट कर लिया। अब डाइजेस्ट करने के बाद इन्होंने ये एंटिसिपेट किया कि यार अगर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्कआउट कर रहा है तो उस केस में तो अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। यस, बट आरएनएस के केस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जब इन्होंने डीएनए को डाला तो डीएनए डाइजेस्ट करेगा डीएनए को। डीएनए ही जब खत्म हो गया तो कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ तो विरुलेंस फैक्टर भी नहीं आया, ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका वो नहीं हो पाया। तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है दैट इट इज नॉट आरएनए, नॉट प्रोटीन, हाउएवर इट इज योर डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल। वो डीएनए ही है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्कआउट कर रहा होता है। गौरव यादव, मैम व्हाट वाज मोस्ट रिमार्केबल अबाउट ग्रिफिथ? बेटा मोस्ट रिमार्केबल बात तो यही थी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की कि इन्होंने ये प्रूव किया कि सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन हैपनिंग, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है आउट देयर जो कि आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको कि आप एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसिडर कर सकते हैं। दिस वाज द मोस्ट रिमार्केबल रिजल्ट। और दूसरी चीज, किसी भी फील्ड में अगर कोई इंसान शुरुआत करता है तो शुरुआत इज मोर डिफिकल्ट। एक बार शुरुआत हो गई तो उसके जैसा पाथ को कोई भी फॉलो कर सकता है, बट शुरुआत में आना, अपना वो मेटल प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो दैट वाज आल्सो डन बाय ग्रिफिथ सर। भारत 720 किसके आ रहे हैं? 720 हमारे बच्चे के आ रहे हैं, रघु राम रेड्डी के आ रहे हैं। शॉर्ट वीडियो को देख लो जा करके, ठीक है। 720 प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं हम, उससे नीचे तो हम बात ही नहीं करते हैं। 720 में 720 जस्ट किडिंग बच्चों, जस्ट किडिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक। से पहले थोड़ा सा मैं आपको कहानी और समझाती हूँ। एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने दोनों साइंटिस्ट के तहत ये समझा दिया कि जो बायोकेमिकल नेचर है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, इट इज योर डीएनए। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो मानने को तैयार ही नहीं थे। आप किसी भी फील्ड में देखो, कन्फ्लिक्ट करने वाले लोग तो आए जाते हैं। लोगों ने कहा कि भाई हमें आपकी बात नहीं समझ में आती कि डीएनए ही है, क्योंकि प्रोटीन तो मैक्रोमोलिक्यूल है, डीएनए तो उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। तो प्रोटीन ही आपका एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि दावेदार है इस रेस का, जो कि ये कहता है कि भाई मैक्रोमोलिक्यूल है और इसी को ही एज ए जेनेटिक मटेरियल माना जाना चाहिए। तो इन्होंने क्लियरली प्रूव तो किया, बट उसको क्लियरली समझा नहीं लोगों ने और माना नहीं, अपनाया नहीं। तो क्लियर कट कब हमें समझ में आया? विच वॉज द एक्सपेरिमेंट जिसने कहा दैट दिस इज द अनइक्विवोकल प्रूफ, दिस इज द अनडिनाइबल प्रूफ, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो एंड फॉर श्योर आपको मानना ही पड़ेगा। जो सभी साइंटिस्ट ने माना एंड समझा, दैट एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय ये टू महानुभाव, हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया दैट इट इज योर डीएनए which is genetic material। ये unequivocal proof था, undeniable proof था। क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी की इसी लाइन से आया हुआ है। किस लाइन ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है? लेट मी शो यू। मैम बैक्टीरिया कैपेबल होता है ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। गौरव बेटा ये तो समझा रही हूँ इतनी देर से कि जो एस स्ट्रेन है उसने ट्रांसफर कर दिया किसी मॉलिक्यूल को इनटू योर आर स्ट्रेन, तभी तो आर स्ट्रेन चेंज हो गया इनटू एस स्ट्रेन। देखो जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था, मेरी बात सुनो, आप कंफ्यूज मत हो। जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था वो यही तो था कि जब इन्होंने ये देखा कि जो एस स्ट्रेन हीट किल है जिसमें विरुलेंस फैक्टर खत्म हो चुका है, जब मैं उसको उससे इन्फेक्ट कराता हूं माइस को, तो माइस सर्वाइव कर रहा है। तो इन्होंने देखा कि यार आर स्ट्रेन के इन्फेक्शन से भी माइस सर्वाइव कर रहा है, एस स्ट्रेन हीट किल दूं तो भी माइस सर्वाइव कर रहा है, तो मैं दोनों को ऐड करके देता हूं। जो दोनों को ऐड करके दिया तो एंटिसिपेशन तो ये था कि माइस सर्वाइव करेगा, बट माइस की डेथ हो गई। जब माइस की डेथ हो गई वहां पे, तो इन्होंने ये समझा कि यार माइस कैसे डेड हो गया, बिकॉज आर स्ट्रेन में तो विरुलेंस फैक्टर है ही नहीं, एस स्ट्रेन हीट किल में हम खत्म कर चुके हैं, तो ऐसा क्या हुआ। तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो एस स्ट्रेन हीट किल है वो खुद तो विरुलेंस फैक्टर कैरी नहीं कर रही है,
मतलब खुद तो वो निमोनिया कॉज नहीं कर पा रही है, बट इसने विरुलेंस फैक्टर को ट्रांसफर कर दिया है आर स्ट्रेन में। अब कैसे ट्रांसफर किया है? आरएनए से ट्रांसफर किया है, डीएनए से किया है, प्रोटीन से किया है, इन्हें ये नहीं पता था, बट ट्रांसफर कर दिया है, इन्हें इतना समझ में आया। ठीक है, थैंक यू मैम, योर प्लेटफॉर्म विल डेफिनेटली विन। एनिग्मा नाम से एक बच्ची है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच बेटा, एंड वी आर देयर फॉर यू गाइज। हम आपको 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म कराने के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों के भी फोटोज में यहाँ पे डिस्प्ले करूँ कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फोड़ दिया है 2024 को। तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको कंसिस्टेंटली क्लासेस में आना है, आपको सिर्फ अपना टाइम देना है, उसके अलावा सब कुछ भूल जाना है। जब आप किसी के अंदर अपना इतना डिवोशन शो करते हो ना, तो आपके पास कृपा ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। तो वो डिवोशन आपकी तरफ से ही आएगा, वो कंसिस्टेंसी आपकी तरफ से आएगी, मेहनत हमारी तरफ से आपको पूरी की पूरी मिलेगी। राइट? हाँ जी, ज्योति पांडे, हेलो बेटा, हाउ आर यू? हाँ यस, तो लेट्स मूव टू द हर्ट्ज एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिसने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया, जिसने अनडिनाएबल प्रूफ दिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे चूज किया एक बैक्टीरियोफाज को। अब मैं पढ़ा चुकी हूं आपको बैक्टीरियोफाज, डायग्राम को एक बार देख लीजिए। बैक्टीरियोफाज आर द वायरसेस, ये ऐसे वायरसेस है विच ईट्स बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को खा रहे होते हैं। They are the viruses which eat bacteria. तो बैक्टीरियोफाज में ये आपका कैप्सिड वाला पार्ट है, ये आपकी शीथ होती है, ये आपके टेल फाइबर्स होते हैं, ये आपके टेल फाइबर्स होते हैं। तो व्हाट ही डिड, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने सल्फर एंड फास्फोरस को रेडियो एक्टिव करके यूज किया। कैसे यूज किया जी? फास्फोरस का P32 रेडियो एक्टिविटी को यूज किया, सल्फर का S35 को यूज किया। अब आप सोचिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए में वी हैव नाइट्रोजनस बेसिस, वी हैव शुगर, एंड वी हैव एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एंड वी हैव, बोलो मैम, फॉस्फेट। तो जो ये फॉस्फेट था उसको हमने P32 कर दिया, ये चेकआउट करने के लिए कि बैक्टीरिया में जो चीज जा रही है वो फॉस्फेट जा रहा है कि वो सल्फर जा रहा है। अगर तो वो डीएनए है तो फॉस्फेट जाएगा, अगर तो वो प्रोटीन है तो सल्फर जाएगा, बिकॉज सल्फर आपका सिर्फ प्रोटीन में पाया जाएगा, एंड आपका फॉस्फोरस सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा। मेरी बात समझ आई तुमको? मेरी बात समझ आई? भाई बैक्टीरियोफाज में आपको पढ़ा चुकी हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चों को आता है, बट मैं रिवाइज कर देती हूं आपको। बैक्टीरियोफाज आर द वायरस विच ईट्स बैक्टीरिया। मैंने बहुत ब्यूटीफुल एनिमेशन आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपका बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा होता है। ये बैक्टीरियोफाज आके बैठता है, इसे ड्रिल करता है और जेनेटिक मटेरियल को पोर कर देता है। तो आपका बैक्टीरियोफाज मतलब जो आपका वायरस है वो जेनेटिक मटेरियल को पोर कर रहा है इनटू द बैक्टीरिया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो बैक्टीरिया में जो चीज पाई जाएगी दैट विल बी जेनेटिक मटेरियल बाय डिफॉल्ट। तो अगर फास्फोरस पाया गया जो कि रेडियो एक्टिव किया है हमने डीएनए में, विच मीन्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, और अगर सल्फर पाया गया है जो हमने प्रोटीन में रेडियो एक्टिव किया है, विच मीन्स सल्फर इज which means protein is your genetic material. Am I clear? ज्योति पांडे, अनिग्मा, गौरव, भारत, आदर्श दुबे जी, am I clear in this thing? तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के लिए दो चीजों को इस्तेमाल किया, S35 एंड P32। P32 डीएनए के लिए, S35 आपका प्रोटीन के लिए। यस, क्लियर है? नाउ 3 स्टेप्स की आपकी एनसीईआरटी कहती है भाई, इन्फेक्शन कराया, ये आपका इकोलाई इज बैक्टीरिया, दिस इज योर बैक्टीरियोफाज, इन्फेक्शन कराया, देन मिक्सिंग करी, ब्लेंडिंग किया, एंड देन सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या हमारे सामने रिजल्ट आता है देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने ये देखा जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो सुपरनेटेंट में पाया गया, ऊपर ऊपर पाया गया, और जो फास्फोरस था मेरे बच्चों वो पैलेट में पाया गया, वो नीचे पाया गया, यहाँ पे वो नीचे पाया गया। पैलेट में फास्फोरस है, मतलब वायरस ने क्या चीज ट्रांसफर करी है? बोलो मैम, वो मटेरियल जिसमें फास्फोरस है वो तो डीएनए था बच्चों, वो तो आपका डीएनए था। ऊपर में रह गया तुम्हारा सुपरनेटेंट, मतलब आपका सल्फर ऊपर ही रह गया,
मतलब आपका जो प्रोटीन है वो ट्रांसफर नहीं हुआ बैक्टीरिया में। तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है या डीएनए है? बताओ मेरे को चैट बॉक्स में सारे बच्चे, जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, प्रोटीन है या डीएनए है? बता दो बच्चों। दुबे जी, पांडे जी, पांडेज, दुबेज, अनिग्मा, हाँ जी, आई मेरी बात समझ? मैंने कहा ऑल्दो एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने प्रूव कर दिया था आपको व्हाट इज द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, बट सबने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जो अनडिनाइबल प्रूफ है दैट वाज गिवन बाय हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बैक्टीरियोफाज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरियोफाज इज द वायरस व्हिच ईट्स बैक्टीरिया। तो बेसिकली कैसे इन्फेक्शन को कॉज करता है, जो जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट है उसको पोर कर देगा बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया की जो मशीनरी है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी कि मेरा डीएनए है या वायरस का डीएनए है, तो एज ए रिजल्ट उसको रेप्लिकेट कर देगी। तो वायरस इतना समझदार है, अपना डीएनए भी रेप्लिकेट करा लिया एंड बाहर की कैप्सिड वाला पार्ट भी वो अपना नंबर्स में बढ़ा लेगा, ताकि अपना नंबर काफी बढ़ा ले और लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के तहत वो बाहर निकल पाए। ठीक है, ये आपका बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन कॉज करता है। अब हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्या किया, हमने फास्फोरस एंड सल्फर को रेडियो एक्टिव कर दिया। सल्फर मतलब प्रोटीन, प्रोटीन में हमने डाला सल्फर विच इज S35, डीएनए में हमने डाला फास्फोरस विच इज योर P32। तो बैक्टीरिया में इंफेक्शन करा, मतलब अगर मेरे पैलेट के अंदर P32 मिला विच इज फास्फोरस विच मींस डीएनए ट्रांसफर किया है वायरस ने, और अगर मेरे पैलेट के अंदर सल्फर मिला विच मींस वायरस ने प्रोटीन ट्रांसफर किया है। बट जब हमने देखा, रिजल्ट एनालाइज किया, तो इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रिफिकेशन के बाद में हमने ये पाया कि पैलेट में तो फास्फोरस है, इसका मतलब योर डीएनए इज एक्टिंग एज ए जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन नहीं, इट इज योर डीएनए। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में तो एकदम क्लियर कट हमें समझ में आ गया, सभी साइंटिस्ट ने मान लिया कि हाँ जी ये बिल्कुल करेक्ट बात है, इट इज योर डीएनए विच इज जेनेटिक मटेरियल, इट इज नॉट आरएनए, नॉट प्रोटीन, हाउएवर इट इज योर डीएनए। एम आई क्लियर एवरीवन? कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो बच्चों, कुछ भी डाउट है? ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट में कुछ डाउट है, कैसे उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया इसमें डाउट है, हर्शे एंड चेज साहब ने क्या किया इसमें कुछ डाउट है, प्लीज मुझसे पूछो इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। आंसर मत करो, पहले मुझसे पूछो क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं अगर आपका, तो बच्चों ये आपका नीट 2017 में आया था और ये सेम क्वेश्चन आपका नीट 2023 में भी आया है। तो पहले हम ये मानते थे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके सिर्फ टॉपिक्स ही रिपीट होते हैं, बट अब हमें समझ में आ गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीट हो सकते हैं। तो हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुड बी योर एट अटमोस्ट प्रायोरिटी, सबसे ऊपर होनी चाहिए वो चीज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, जो 2 बार आ चुका है इसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रही हूं। क्वेश्चन आपको कहता है The final proof for DNA as the genetic material came from the experiment of final proof, या यहाँ पे आपको कोई बोल दे unequivocal proof, या कोई आपको बोल दे undeniable proof, इन तीनों में से कोई भी बात लिख दे, इन तीनों में से कोई भी बात लिख दे। हेलो प्रणव, दैट विल बी योर। क्या ग्रिफिथ सर ने एक्सप्लेन कर दिया था दैट डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या ग्रिफिथ साहब ने एक्सप्लेन किया था? नहीं किया था। अच्छा, गौरव का मैं डाउट ले लेती हूँ। प्रणव, हेलो बेटा, खुश रहो, हमेशा आबाद रहो, मुस्कुराते रहो बेटा। हर्शे एंड चेज ने क्या था? हाँ, पहले गौरव की बात का आंसर करते हैं। पूछ रहा है मैम, व्हाई डिड हर्शे एंड चेज यूज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन देयर रिसर्च? ताकि वो रिफ्लेक्ट हो सके मेरे बच्चे, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो सके। तुमने पैलेट के अंदर, तुमने जब अपनी टेस्ट ट्यूब निकाली, अच्छा मैं तुमको कुछ बात समझाती हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन में एक स्पेसिफिक आरपीएम के ऊपर जो भी आपकी टेस्ट ट्यूब्स रखी होती है उसको रोटेट किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो भारी मटेरियल होता है वो नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है और जो लाइट मटेरियल होता है वो ऊपर ही फ्लोट करता रहता है।
दिस इज द पर्पस ऑफ सेंट्रिफिकेशन, सेपरेट आउट करना। तो पैलेट में आपका भारी मटेरियल आ गया और जो लाइट सी चीजें हैं वो आपका ऊपर सुपरनेटेंट में है। तो वायरस ने प्रोटीन को बाहर ही छोड़ दिया था, इसलिए वो लाइट सा है, इसीलिए वो बाहर ही सुपरनेटेंट में ही फ्लोट कर रहा है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? गोल गोल घूमना, हाँ गोल गोल घूमना। यस आदिल यस तो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब्स डाली और उसको एक स्पेसिफिक आरपीएम के ऊपर रोटेट करना शुरू किया। रोटेट करने के बाद हमने ये देखा कि जो भारी मटेरियल है विच इज बैक्टीरिया अलोंग विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, वो नीचे सेटल हो गया पैलेट में, और जो लाइट चीज है, जो प्रोटीन है, वो बाहर ही आपका रह गया। ठीक है, तो अगर रेडियो एक्टिव यूज ना करते तो हमें नहीं समझ में आता ना कि पैलेट में क्या है और सुपरनेटेंट में क्या है। इट इज बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी ओनली वी आर कैपेबल टू सी कि पैलेट के अंदर आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट है, सल्फर नहीं है। फॉस्फोरस मतलब डीएनए प्रेजेंट है, और सुपरनेटेंट में आपका सल्फर है, फॉस्फोरस नहीं है। सल्फर मीन्स योर प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन बाहर रह गया और डीएनए अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया बैक्टीरिया के। आई बात समझ? हाँ आई बात समझ यस दुबे जी बता दो, अभी कुछ डाउट है तो लाइट। हाँ जी क्रिस्टल क्लियर मैम, आ गई बात समझ। अब इस क्वेश्चन को देख ले बेटा गौरव। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द अनइक्विवोकल प्रूफ, द अनडिनाइबल प्रूफ, ऐसा प्रूफ जो सबने मान लिया। क्योंकि सेम बात तो बोल दी थी एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने भी, लेकिन सबने नहीं मानी। बहुत सारे कंपटीटर्स आ गए, इन्होंने कहा कि यार डीएनए को तुम कैसे मान सकते हो, मैक्रो मॉलिक्यूल तो प्रोटीन है, प्रोटीन इतना बड़ा मॉलिक्यूल, हम तो इसको ही मानेंगे, प्रोटीन ही आपका जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो उन्होंने प्रूव तो कर दिया था, तरीके से प्रूव किया, बट उसको मानने वाला कोई नहीं था, माना ही नहीं गया उसको। बहुत कम लोगों को लगा कि हाँ यार डीएनए ही वो दावेदार है। बट इस एक्सपेरिमेंट के बाद तो क्लियर कट समझ में आ गया कि डीएनए के अलावा कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, है ना। इट इज योर डीएनए। तो जो 3 आपके कॉम्पिटिटर्स थे उसमें डीएनए जीत जाता है ये रेस, कि दैट डीएनए को ही नवाजा जाए एज ए जेनेटिक मटेरियल। मेरी बात समझ किस किस को आई, मुझको चैट बॉक्स में बना दो। मेरी बात जिस जिसको समझ में आई चैट बॉक्स में थोड़ा सा प्यारे प्यारे लिटिल हार्ट्स थम्स अप भेज दो भाई, मेरे लिए सोर्स ऑफ एटीपी काम करता है वो। और सेशन को लाइक जरूर करो, इसको शेयर करके बाकी अपने फ्रेंड्स तक भी रीच आउट करा दो बच्चों, है ना। इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा बच्चों। उसको उस पे आप क्लिक कर लो, उसमें ऐड हो जाओ, क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे और सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जो भी मैम ने लिखा हुआ है उसके साथ में। ठीक है, आ गया समझ? आ गया समझ? चला जाए आगे? हाँ चला जाए, चलो जी सुपर। ये तो हमने समझ लिया है, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नाउ अब जो ये रेस थी बच्चों की किस मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल माना जाए, अब हम समझ चुके हैं, इट इज योर डीएनए। हाँ हाँ प्लीज। गौरव यादव कह रहा है कि मैम एक और डाउट पूछ लूं क्या? बेटा मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि आप डाउट पूछो, मैम आंसर करें, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखो जो 720 में से 720 वाले बच्चे अगर आ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब यह है कि उनका एक एक डाउट को लिया जा रहा है बहुत ही पेशेंस के साथ में। तो तुमको पूछने की जरूरत नहीं है कि मैम प्लीज कैन आई आस्क वन मोर डाउट, यू कैन आस्क एन नंबर ऑफ डाउट्स, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम फील होती है। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आई एम देयर, बिकॉज आप जब तक अपने डाउट्स नहीं पूछोगे आपका ब्रेन में की गार्बेज खत्म नहीं होगी, है ना। जो नया बच्चा होता है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होता है, वो जल्दी समझता है, जो सेकंड टाइम पढ़ रहा होता है ना उसको वक्त लगता है। रीजन बीइंग उसने पहले कुछ गलत पढ़ा हुआ होता है, तभी तो वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहा है। तो पहले उस गलत को ठीक करना ज्यादा जरूरी है ना। तो प्लीज डाउट पूछो बेटा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई यहाँ जजमेंट पास नहीं कर रहा है। जितने भी मेरे बच्चे हैं सब इस सेम एनर्जी के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं कि हमें सबको आपस में भी डाउट क्लियर करने हैं, और मैम भी आपके डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, Why did not Hershey Chase use radioactive nitrogen? गौरव बेटा बड़ी अच्छी सी बात तुमने पूछी कि सल्फर और फास्फोरस को ही यूज क्यों किया, नाइट्रोजन क्यों नहीं कर लिया। अब मेरे को एक बात बता, डीएनए में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस है, प्रोटीन में भी तो नाइट्रोजन होगा। अमीन
तो अगर नाइट्रोजन को यूज कर लेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन प्रोटीन का रिफ्लेक्ट कर रहा है या डीएनए का रिफ्लेक्ट कर रहा है? दोनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है गौरव, बता मेरे को कैसे वो समझेगा साइंटिस्ट हर्षे एंड चेज कि नाइट्रोजन किसका रिफ्लेक्ट कर रहा है, डीएनए का है कि प्रोटीन का है? तो इसीलिए हमें कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा। अब फास्फोरस जो है वो आपका एक्सक्लूसिवली डीएनए में ही है, प्रोटीन में नहीं है। सल्फर जो है वो प्रोटीन में ही है, डीएनए में नहीं है। इसलिए सल्फर और फास्फोरस को ही चूज किया है, इसलिए हमने किसी भी और मॉलिक्यूल को चूज नहीं किया एक्सेप्ट सल्फर एंड फास्फोरस, बिकॉज ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं, क्योंकि सेम टेस्ट ट्यूब में दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दोनों में ही नाइट्रोजन है। दोनों को तुम रेडियो एक्टिव कर लो, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा नाइट्रोजन किसका है, नाइट्रोजन डीएनए वाला है कि प्रोटीन वाला है। आई मेरी बात समझ बेटा, आई बात समझ? यस यस, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लो चैट बॉक्स में, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे मैंने आपको समझाया कि कोई भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की उपाधि से नवाजा जाने के लिए उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। सो अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज a genetic material must fulfill these three four criterias। वो क्या क्राइटेरियाज हैं? नंबर 1 तो ये हो गया बच्चे, it should be able to generate its replica। वो अपने ही जैसी कॉपीज को जनरेट कर पाए परफेक्टली, पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए। अब प्रोटीन तो अपने जैसी कॉपीज नहीं बना सकता, सोचो कितना अच्छा होता अगर प्रोटीन ही हमारा एज ए जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा होता। तो प्रोटीन कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो खुद ही मल्टीप्लाई होता रहता है, खुद ही रेप्लिकेट करता रहता है, खुद ही नए नए मॉलिक्यूल्स को बनाता रहता है, कितना मजा आ जाता है हमको, है ना, मजा ही आ जाता है हमारे को। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, इट इज योर डीएनए जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो पहली प्रॉपर्टी, पहला क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए दैट इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट शुड बी एबल टू मेक इट्स ऑन कॉपीज, अपनी खुद की कॉपीज बनाने योग्य हो। पहली प्रॉपर्टी तो ये ही होनी चाहिए। दूसरी, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, ये स्टेबल होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैम आरएनए भी तो एक अच्छा दावेदार था, बट आरएनए इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। भाई रिएक्टिव लोग, अनस्टेबल लोग तो जिंदगी में भी काम नहीं कर सकते, वैसे आपके मॉलिक्यूल्स भी काम नहीं कर सकते उतना अच्छे से। तो डीएनए की इस सीट को थोड़ा ऊपर रखा गया क्योंकि वो काम एंड कंपोज्ड है, पेशेंस है, रिएक्टिव नहीं है, स्टेबिलिटी है उसके अंदर, तभी तो उसको नेचर ने आगे बढ़ाया। आरएनए कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है बेटा, बिल्कुल कर सकता है आरएनए, लेकिन आरएनए इज रिएक्टिव, डीएनए इज स्टेबल, केमिकली भी स्ट्रक्चर वाइज भी। डीएनए में तुम्हारा डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है जो कि उसको अच्छी स्टेबिलिटी भी देता है और कम रिएक्टिव भी बनाता है। Next criteria is it should provide the scope for slow changes that are required for the evolution। अब आप देखो, अगर आप एडमेंट हो जाओ कि जैसा आपने पढ़ाई करी है 2023 में वैसी ही वो बेस्ट थी, आप ये मान लो, अपने आप को बेस्ट मान लेना मतलब आपका पतन होना शुरू हो गया है। आपको ना लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो अगर बेस्ट होती तो 720 तुम्हारे होते भाई, बेस्ट नहीं है इसीलिए तो तुम पढ़ाई कर रहे हो। मेरी बात समझे, मेरी बात आई समझ में? तो एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हर जगह होता है, एक स्कोप ऑफ इवोल्यूशन भी हर जगह होता है। तो अगर मान लो हम कुछ ऐसा मॉलिक्यूल ले ले जो बेस्ट है, जिसमें कुछ इवोल्यूशन हो ही नहीं सकता, जिसमें कुछ स्लो चेंज हो ही नहीं सकता, तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की जो कि ओवर द पीरियड ऑफ 100,000 2000 ईयर्स सेम ही रहना है। तो अब वो सेम चलता रहेगा तो कुछ अपग्रेड नहीं देखने को मिलेगा, नेचर भी चेंज हो रही है तो हमें कुछ इवोल्यूशन भी चाहिए। इसीलिए वी नीड अ मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें स्लो चेंज, इतना फास्ट भी ना चेंज हो बट स्लो चेंजेस होते रहे, ताकि इवोल्यूशन प्रोस्पेक्टिव से वो प्रोग्रेसिव की तरफ बढ़े, है ना। प्रोग्रेसिव होगा तभी तो बेहतर इवोल्यूशन हो पाएगा। Last but not the least criteria is it should be able to express itself in the form of Mendelian characters। मेंडल साहब ने बड़े अच्छे कैरेक्टर्स दिए थे, उसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। दिस इज द लास्ट क्राइटेरिया,
दिस इज द लास्ट क्राइटेरिया। तो बच्चों ये 4 क्राइटेरिया है जो कि आपका एक जेनेटिक मटेरियल फुलफिल करता है। नंबर 1, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ऑन रेप्लिकाज, इट्स ऑन कॉपीज। नंबर 2, केमिकली एंड स्ट्रक्चर वाइज इट शुड बी वेरी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए। नंबर 3, ये स्कोप ऑफ स्लो इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करे। नंबर 4, ये मेंडल साहब ने इतने ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके अंदर फिट बैठता हो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है बच्चे, कुछ भी अगर डाउट है पूरी क्लास में तो प्लीज 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 आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर डाउट नहीं है तो मैम अलविदा लेती है विद 1 क्वेश्चन, है ना, विद 1 होमवर्क क्वेश्चन। भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको एक क्वेश्चन दे करके जाऊं, और ये जो क्वेश्चन मैम दे रही है इसको सॉल्व भी करा दिया है, बता भी दिया है, बट स्टिल मेरा मन कर रहा है कि तुम इसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। जो जो बच्चे मुझको कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे उसका नाम नेक्स्ट सेशन में लिया जाएगा, लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में। क्वेश्चन ये है कि द unequivocal proof that DNA is जेनेटिक मटेरियल, ये किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना क्लास के जस्ट बाद में। बच्चों मैं वापस से मिलूंगी आप बच्चों से आज ही। 11th का प्लांट किंगडम हमने शुरू कर दिया था, उसका ही नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और 6 बजे भी मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी स्ट्रेटेजी के साथ में मिलूंगी। मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रही थी कल जब रिजल्ट आया, तो सब बच्चों ने अपने कुछ इंसाइट्स मुझसे शेयर करे हैं कि कैसे 715 मार्क्स ले पाए हैं बच्चे। तो वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगी आज एक सुपर अमेजिंग क्लास में जो आपकी 6 बजे होगी। एंड 7 बजे हम 11th का टॉपिक पढ़ेंगे व्हिच इज टेरिडोफाइट्स। राइट एवरीवन, मिलते हैं वापस से हम 6 बजे एंड 7 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहे। विल सी यू सून एवरीवन। बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैम शुड आई कंप्लीट माय बैकलॉग विद योर रिकॉर्डेड लेक्चर और शुड आई? बेटा अनिग्मा, लाइव क्लास अगर आप लोगे तो मेरे साथ में अपने डाउट को आप पूछ सकते हो, अपने सारे डाउट क्लैरिफाई आप कर सकते हो मेरे साथ में। साथ में जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छी ऊर्जा भी, एक अच्छी एनर्जी, अच्छी एटीपी भी हमें फील हो रही होती है। तो फिलहाल आप लाइव क्लास पे फोकस करो, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी सारी चीजें। अभी हम बहुत अच्छी सीरीज भी प्लान कर रहे हैं आप बच्चों के लिए, तो यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस, नथिंग एल्स। मैंने आपको क्या कहा, आप स्टार्टिंग में चूज कर लो कि दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज माई टीचर, दिस इज, एंड आई विल शो कंप्लीट डिवोशन towards this channel and towards these teachers। ये आप स्टार्टिंग में फिक्स कर लो, फिर जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है आपकी, है ना, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। राइट एवरीवन, तो चलो बच्चों, मुमताज खातून मिलते हैं 6 बजे वापस से। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। विल सी यू सून। इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ओके बच्चों, बाय एवरीवन, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, सी यू सून, बाय।